जय हिंद दोस्तों, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग एसएससी जेई, यूपी पीसीएल जेई और यूपी ट्रिपल एससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें कि आप हमसे हमारे ऐप टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी और हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी से जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप पर आपको इसके सारे वीडियोज़, लेक्चर और स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। और जो हमारी ऑफलाइन बैचेज हैं वो भी 10 नवंबर से स्टार्ट हो गई हैं। आप ऑफलाइन भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है सेक्टर 12, मुंशी पुलिया, लखनऊ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कोई कंडक्टर है हमारे पास, उसके रेजिस्टेंस के बारे में कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला है द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर के लेंथ के, लंबाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि कह रहा है कि जो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एल के। ठीक है, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एल के। सेकेंड वाला है द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, वो एरिया के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। सी कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। कह रहा है कि जो प्रेशर उस पर अप्लाई किया जाता है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि कह रहा है कि आर जो है वो प्रेशर के इनवर्सली होता है। ठीक है। डी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। डी वाले में कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है हमारा, जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये ऑप्शन हमें दिया है। तो हम देखते हैं कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता क्या है। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, जहाँ पर रो क्या है, रो है रजिस्टिविटी। क्या है, रजिस्टिविटी, जिसको बोलते हैं प्रतिरोधकता या फिर प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, जो कि किसी एक मटेरियल के लिए सेम होता है। सारे मटेरियल्स के लिए अलग अलग होता है, लेकिन किसी एक मटेरियल से जो भी रेजिस्टेंस बनेगा सारे की प्रतिरोधकता जो है, रजिस्टिविटी, वो समान रहेगी। तो हमारे पास दो चीज़ें बचती हैं, उसकी लेंथ और उसकी एरिया। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो लंबाई के प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा। तो क्या होगा, लंबाई के प्रोपोर्शनल में और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा डी, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए। ठीक है, बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/a, यानी कि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस द वोल्टेज इज। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है। यानी कि अगर हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं और वो पैरेलल में लगे हैं तब उनमें वोल्टेज क्या होगा। हमारे पास कुछ रेजिस्टेंसेस हैं, कुछ रेजिस्टेंसेस हैं जो कि पैरेलल में लगे हैं। ठीक है, ऐसे वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। कुछ रेजिस्टेंसेस हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। कह रहा है कि इन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। हमारे पास डिफरेंट रेजिस्टेंसेस हैं, इनके अक्रॉस वोल्टेज पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लोअर अक्रॉस लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस लोअर होगा, यानी कि जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा, उसके अक्रॉस लो वोल्टेज होगा। या सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि लार्जेस्ट रेजिस्टेंस जो होगा उसमें
हायर वोल्टेज होगा, यानी कि जो रजिस्टेंस होगा सबसे हाई होगा उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा सबसे हाई होगा। या फिर थर्ड ऑप्शन है कि सेम अक्रॉस ईच रजिस्टेंस, यानी कि जो रजिस्टेंसेस लगे हैं सभी रजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। या फिर डी है हायर अक्रॉस स्मॉलर रजिस्टेंस, यानी कि कह रहा है कि जो सबसे छोटा रजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सबसे हायर होगा, वो सबसे हायर होगा। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको कि जो हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल है वो कहता है कि अगर हमारे पास कई सर्किट्स हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो जो वोल्टेज होगा वो पैरेलल में सभी के लिए सेम होगा, वो रजिस्टेंस के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि जो पैरेलल सर्किट्स होती हैं उनमें जो हमारा वोल्टेज है वो सभी के लिए सेम होगा, जो सब वोल्टेज होगा वो सभी के लिए सेम होगा। ठीक है, तो रजिस्टेंस का वैल्यू कुछ भी होगा इन सब के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। अगर जब वोल्टेज सेम होगा तो इसका मतलब कि इसमें जो करंट की वैल्यू होगी वो सबके लिए डिफरेंट हो जाएगी, वो सभी के लिए क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, वो सभी के लिए क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है वो सेम अक्रॉस ईच रजिस्टेंस, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, तो क्या होता है, वोल्टेज सभी रजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो समान होगा। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज मेजर्ड। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ठीक है, चालकता है, वो किस में मापी जाती है, वो किस में मापी जाती है। सीमेंस पहला ऑप्शन है, ओम्स दूसरा है, सीमेंस पर मीटर तीसरा है और ओम्स पर मीटर चौथा है। तो देखते हैं जो हमारी कंडक्टिविटी होती है वो रजिस्टिविटी की उल्टा होती है, यानी कि जो सिग्मा होता है ये 1/ρ होता है। ये क्या होता है, 1/ρ होता है। और जो ρ होता है रजिस्टिविटी होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, इसको करें तो हम कर सकते हैं, इसको ओम मीटर को हम लिख सकते हैं महो पर मीटर, क्योंकि जो हमारा ओम होता है, जो हमारा ओम होता है वो महो का उल्टा होता है। क्या होता है, महो का उल्टा होता है। क्योंकि जो हमारा कंडक्टेंस होता है, जो कंडक्टेंस होता है वो रजिस्टेंस का इन्वर्स होता है, रजिस्टेंस का इन्वर्स होता है। तो इसका मात्रक ओम होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है, महो का ओम का उल्टा क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा। या फिर इसी महो को बोलते हैं, इसी महो को बोलते हैं सीमेंस। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सीमेंस। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, इसका जो मात्रक है कंडक्टिविटी का वो हो जाएगा सीमेंस पर मीटर। क्या हो जाएगा, सीमेंस पर मीटर, क्योंकि जो हमारी कंडक्टिविटी है वो रजिस्टिविटी की इन्वर्स होती है और रजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, तो जब ओम का रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा। उसी महो को सीमेंस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वोल्ट में बिटवीन द एंड ऑफ ए कंडक्टर, एक कंडक्टर है उसके दो एंड के बीच में, व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 3 एम्पियर। कह रहा है कि कोई कंडक्टर है उसके अक्रॉस एक 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, मतलब कि उसमें से 3 एम्पियर की धारा बह रही है, तो उसमें हमको वोल्टेज फाइंड करना है। एंड द वैल्यू ऑफ कंडक्टर इज 0.3 महो, यानी कि हमें रजिस्टेंस के बदले कंडक्टेंस की वैल्यू दे दिया है। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है जी। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है जी, और ये होता है आर का इन्वर्स। क्या होता है, आर का इन्वर्स। तब हम यहाँ से
आर का वैल्यू फाइंड करेंगे, रेजिस्टेंस का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/G। क्या हो जाएगा? 1/G, यानी कि G का वैल्यू क्या दिया है? G का वैल्यू दिया है 0.3। क्या दिया है? 0.3। तो ये हो जाएगा, ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे तो नीचे से दशमलव हट जाएगा, तो आ जाएगा 10/3। क्या हो जाएगा? 10/3 ओम। ठीक है, ये मोह में दिया गया था, इसका वैल्यू क्या दिया गया है? मोह में। ठीक है, तो ये हमारा जो हमारा रजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा, रजिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा R = 10/3 ओम। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10/3 ओम। और इसमें धारा का मान कितना दिया गया है? करंट का जो मान दिया गया है, करंट दिया गया है I = 3 एम्पियर। ठीक है, कितना दिया है? 3 एम्पियर। हमें V फाइंड करना है, V हमें ज्ञात करना है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V = IR। V = क्या हो जाएगा? IR। I का मान हमें पता है 3 है, और R का मान हमने ज्ञात किया है 10/3 है, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 वोल्ट। V क्या हो जाएगा हमारा? 10 वोल्ट। क्या हो जाएगा? B हमारा हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, देखिए हमारे पास ऑप्शन A सही है। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन A सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द करंट इन एम्पियर, यानी कि एम्पियर में हमें करंट बताना है। ड्रॉन फ्रॉम ए 8 वोल्ट बैटरी, एक हमारे पास बैटरी है जिसका जो वोल्टेज लेवल है वो 8 है, सोर्स जो है 8 वोल्ट का है। व्हेन ए वायर ऑफ 24 ohms रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ। कह रहा है कि एक हमारे पास 24 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, उसकी डबल लंबाई कर रहे हैं, उसको खींच के उसको 2 गुना कर दे रहे हैं। एंड देन कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, उसको डबल करने के बाद उसको 2 भागों में काट दे रहे हैं। ठीक है, एंड दीज इक्वल पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द बैटरी। कह रहा है कि हमारे पास एक 8 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, एक 8 वोल्ट की बैटरी है, यानी कि जो हमारा वोल्टेज है V है, उसका मान क्या दिया गया है? उसका मान दिया गया है 8 वोल्ट। उसका क्या मान दिया गया है? 8 वोल्ट। ठीक है, V दिया गया है हमको 8 वोल्ट। ठीक है, अब कह रहा है कि हमें करंट फाइंड करना है, एम्पियर में बताना है। और जो रेजिस्टेंस दिया गया है वो कोई रेजिस्टेंस दिया है 24 ओम का। ठीक है, रेजिस्टेंस दिया है 24 ओम का। कह रहा है कि इसको इसके 2 गुना लंबाई में खींचिए, खींचने के बाद उसको काट दीजिए, काट के इसी को बैटरी से दोनों तारों को पैरेलल में लगा दीजिए। तो जब हम किसी वायर को कई गुना बढ़ाते हैं, जैसे 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना या फिर गुने में बढ़ाते हैं, तो उसका जो रेजिस्टेंस चेंज होता है, उसका जो रेजिस्टेंस परिणामी रेजिस्टेंस आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, या सबसे वो हो जाता है R = N²R, यानी कि जो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस आएगा, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, वो हो जाता है N²R। ठीक है, अगर हम कोई कंडक्टर है, उसका जो रेजिस्टेंस है, उसको कंडक्टर को बढ़ाएंगे तो उसकी लंबाई तो बढ़ती ही है, और जब लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका एरिया भी कम होता है उसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि उसकी रेडियस कम होती है। तो इस प्रकार उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो गुने के रूप में बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि हम उसको डबल कर रहे हैं। ठीक है, तो जो n है वो इसमें 2 है। ठीक है, n का मान जो है वो 2 है। अगर 2 गुना कह रहा है तो 2 है, 3 गुना कहेगा तो n का मान 3 हो जाएगा, 4 गुना कहेगा तो n का मान 4 कर देंगे। ठीक, हम सिंपल से इसमें रख देंगे और हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए n हम 2 रख देंगे तो यहाँ पे हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू R कितना दिया गया है? R दिया है 24, तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 24 यानी कि 96 ओम आ गया। ये तो हमने उसको खींचा, तब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इतना हो गया।
ठीक है। अब कह रहा है कि इसको 2 भागों में काट दीजिए, 2 बराबर भागों में काट दीजिए। तो जब हम इसको काटेंगे तो हमारा जो रजिस्टेंस आएगा, 2 रजिस्टेंस बनेंगे, R1 और R2 मान ले रहे हैं हम, तो जो रजिस्टेंस बनेगा वो हो जाएगा 48 ओम का, ठीक है। क्योंकि उनकी जब लंबाई आधी करेंगे, रजिस्टिविटी तो सेम ही है, एरिया भी उनका सेम ही रहेगा, तो उनकी जो आधी लंबाई के अकॉर्डिंग करेंगे तो उनका रजिस्टेंस हो जाएगा 48 ओम, ठीक है। अब ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हम इनका इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 कंडक्टर्स हो गए हैं अब, ठीक है, उसी रजिस्टेंस के। तो हम इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकालेंगे तो हो जाएगा ये R इक्विवेलेंट रजिस्टेंस हो जाएगा, इन दोनों को पैरेलल में करेंगे तो 48 × 48 बाई 48 प्लस 48, ठीक है, 48 बाई 48, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 48 × 48 बाई 96, कितना हो जाएगा? 96। तो 48 दूना 96, 2 से 24, यानी कि जो हमारा R इक्विवेलेंट का मान आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 24 ओम, ठीक है। R इक्विवेलेंट हमारे पास 24 ओम हो गया। अब आप V = IR लगा दीजिए, आप V = IR लगा दीजिए, तो जो आपका आ जाएगा वही हो जाएगा हमारा करंट, ठीक है। आप V = IR से इसका वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं कि जो I होता है, I = ये होता है V/R, I = होता है V/R, ठीक है। तो V दिया गया है 8 वोल्ट और R हमारा आ गया 24 ओम, R हमारा आ गया 24 ओम, तो कितना हो जाएगा? 8 × 1 और 8 × 24, 1/3, या फिर ये हो जाएगा 0.33, ठीक है, 0.33। तो I का जो मान आ गया, I का जो मान हो गया वो हो गया 0.33 एम्पियर, ठीक है, 0.33 एम्पियर। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द हीट इन जूल्स डिसिपेटेड थ्रू ए रजिस्टर ऑफ 15 ओम्स। कह रहा है कि डिटरमाइन द हीट को ज्ञात करिए इन जूल्स, जूल में, डिसिपेटेड थ्रू ए रजिस्टर ऑफ 15 ओम्स, एक 15 ओम का रजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस हमें हीट निकालना है जूल के फॉर्म में। व्हेन 0.5 एम्पियर ऑफ करंट, उसमें से 0.5 एम्पियर की करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर ऑफ 8 सेकेंड्स, उसमें से 0.5 एम्पियर की करंट बह रही है और कितनी देर तक? 8 सेकेंड तक बह रही है। तो हमें उसके थ्रू हीट निकालना है, ठीक है, हीट एनर्जी को निकालना है। तो हमें दिया क्या गया है? हमें दिया गया है करंट दिया गया है 0.5 एम्पियर, और क्या दिया गया है? R दिया गया है 15 ओम, ठीक है, R दिया गया है 15 ओम, और T दिया गया है कितना? T दिया गया है 8 सेकेंड्स, ठीक है, T कितना है? 8 सेकेंड्स। तो हम इसको निकालेंगे, जो हमारा हीट का फार्मूला होता है वो होता है I² RT। क्या होता है? I² RT। जो हमारी हीट होती है किसी कंडक्टर में वो होती है I² के प्रोपोर्शनल होती है, I² के प्रोपोर्शनल होती है। तो I का मान यहाँ पर रख देंगे, I का मान हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, R का वैल्यू है 15 और T का वैल्यू है 8, T का वैल्यू है 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.525 × 15 × 8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 25 अट्ठे 200 और 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 2.00 × 15, ये हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। H हमारा आएगा 30 जूल्स। H क्या आ जाएगा हमारा? 30 जूल्स, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या दिया गया है, उसको हम लिख लेते हैं। जब हमारे पास
सारी वैल्यूज गिवन वैल्यूज आ जाती हैं तो हम उसको फाइंड करते हैं जो हमें ज्ञात करना होता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसका सही फार्मूला क्या है? जो रजिस्टिविटी होती है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, उसका सही फार्मूला क्या होता है? R/L होता है, या फिर RL/A होता है, या फिर RA/L होता है, या फिर A/RL होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी कंडक्टर का जो है रजिस्टेंस निकालेंगे। तो रजिस्टेंस जो होता है वो होता है ρL/A। क्या होता है? ρL/A होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको निकालेंगे रजिस्टिविटी को, तो हो जाएगा RA/L। क्या हो जाएगा? RA/L। ठीक है ना, इसको जब तिरछा गुणा करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, ऐसे निकालेंगे रो को, तो क्या हो जाएगा? RA/L। तो ये फार्मूला किस में दिख रहा है हमको? ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो जो रजिस्टिविटी होती है उसका जो सही फार्मूला है वो होता है RA/L, और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्या हो जाएगा? R का मात्रक ओम होता है, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, और L लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, रजिस्टिविटी का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो क्या होती है? ओम मीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रजिस्टिविटी। वही फिर से कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध की विमा क्या है। ठीक है, यानी कि रजिस्टिविटी की डायमेंशनल फार्मूला क्या है। चलिए देखते हैं। अभी हम लोग फार्मूला देखे थे कि ρ = RA/L। ठीक है, तो एरिया तो हमें पता है कि मीटर स्क्वायर होता है, एल का लंबाई का भी पता है कि मीटर होता है, हमें रेजिस्टेंस का नहीं पता है। तो रेजिस्टेंस का सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस होता है V/I। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है? V/I, यानी कि वोल्टेज अपान करंट। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज होता है W/Q, यानी कि किसी एकांक आवेश द्वारा किया गया कार्य। क्या होता है? पोटेंशियल होता है, वोल्टेज होता है। और जो करंट होती है, करंट का मात्रक तो एम्पियर ही होता है, तो करंट रहने देते हैं। ठीक है, अब W/Q को ऐसे लिख देते हैं, W/QI। क्या हो जाएगा? W/QI। ठीक है, अब Q क्या होता है? Q होता है हमारा Q = I × T, यानी कि करंट इंटू टाइम। करंट क्या होती है? पर एकांक समय में गुजरने वाला चार्ज या आवेश धारा कहलाती है। तो Q = क्या हो जाता है? I × T। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो यह हो जाएगा W/I × T × I, यानी कि W/I²T। अब हमें पता है कि वर्क अपान I²T है। हम वर्क का विमा जानते हैं, जो वर्क होता है उसका जूल होता है, उसका जो विमा होती है वो होती है mL2। वर्क की विमा क्या होती है? वर्क की विमा होती है mL2। वर्क की विमा होती है mL2T-2। क्या होती है? mL2T-2। और I के क्या हो जाएगी? I² की विमा क्या हो जाएगी? A2 हो जाएगी। और समय का तो T ही होता है, तो T का T हो जाएगा। ठीक है, समय को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें इसको रखेंगे इन सबको। तो जो हमारा फाइनल फार्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा? mL2T-2 बटे में A2T। A2 क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। तो हम इस T को ऊपर कर लेंगे, A को ऊपर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? mL2T-3 A
-2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, Ml2T-3A-2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको रजिस्टेंस की बीमा में जब यहाँ पर रख दिए तो हमारे ये रजिस्टेंस की बीमा आ गई। किसकी आ गई, रजिस्टेंस की। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, रजिस्टेंस की बीमा क्या आ गई, Ml2T-3A-2। ठीक है, ये हो गई हमारी रजिस्टेंस की बीमा। अब इसको यहाँ पर रख दीजिए, हम इसकी बीमा में रखेंगे तो ये हो जाएगा Ml2T-3A-2। और एरिया का क्या होता है, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब है कि L स्क्वायर बटे, और यहाँ पे एरिया का लंबाई का मात्रा क्या होता है, L होता है। ठीक है, तो एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा ML, एक L यहाँ पे है, 2 L यहाँ पे है, तो हो जाएगा L3T-3A-2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारी रजिस्टिविटी की बीमा हो जाएगी। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप फार्मूले से बीमा को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी रजिस्टिविटी है उसकी जो बीमा हो जाएगी ML3T-3A-2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए रजिस्टर, जब 5 एम्पियर की करंट एक रजिस्टर के थ्रू फ्लो होती है और रजिस्टर की वैल्यू दी गई है 4 ओम, तो द पावर डिसिपेटेड बाय इट इज, कोई रजिस्टर है हमारे पास, उस रजिस्टर से 5 एम्पियर की करंट बह रही है और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4 ओम, तो उसमें जो पावर लॉस होगा, जो डिसिपेट होगी, जो पावर खर्च होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो धारा का मान दिया गया है I = 5 एम्पियर। I कितना दिया है, 5 एम्पियर दिया गया है। रेजिस्टेंस का मान कितना दिया गया है, रेजिस्टेंस का मान दिया गया है 4 ओम। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया गया है, 4 ओम, और हमें पावर डिसिपेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में जो पावर डिसिपेशन होता है वो होता है P = I²R। क्या होता है, P = I²R। किसी रेजिस्टेंस से क्रॉस जो पावर लॉस होता है या पावर डिसिपेट होती है वो होती है I²R। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, तो 5 के स्क्वायर और R का वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 25 × 4, यानी कि 25 चौक 100, क्या हो जाएगा 100 वाट। ठीक है, कितना हो जाएगा 100 वाट, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, कंडक्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, कंडक्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, कूलम्ब या फिर ओम या फिर सीमेंस या फिर न्यूटन। पहले देखिए कंडक्टेंस होता क्या है, कंडक्टेंस होता है हमारा रेजिस्टेंस का इन्वर्स। क्या होता है, रेजिस्टेंस का इन्वर्स। तो रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम, या फिर इसको बोलते हैं ओम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ओम। ओम का जो इन्वर्स होता है उसको बोलते हैं महो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, महो बोलते हैं। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं महो, या फिर इसी को बोलते हैं सीमेंस। क्या बोलते हैं, सीमेंस, इसी को बोलते हैं सीमेंस। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सीमेंस। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमेंस। सीमेंस की जो SI यूनिट होती है वो होती है सीमेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है
डिटरमाइन द कंडक्टेंस ऑफ ए शॉर्ट सर्किट ऑन 120 वोल्ट which results in a short circuit current of 500 एम्पियर। कह रहा है कि डिटरमाइन द कंडक्टेंस, यानी कि हमें कंडक्टेंस की वैल्यू पता करनी है, चालकत्व की वैल्यू पता करनी है। ए शॉर्ट सर्किट ऑन 120 वोल्ट, एक हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है वो है 120 वोल्ट का, विच रिजल्ट्स इन शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ 500 एम्पियर, यानी कि हमें जी फाइंड करना है, जी हमें ज्ञात करना है। और हमें दिया गया है V इक्वल टू है 120 वोल्ट, और जो शॉर्ट सर्किट करंट दी गई है वो दी गई है हमें 500 एम्पियर। ठीक है, क्या दी गई है? 500 एम्पियर। हमें जी का मान निकालना है, तो जी क्या होता है? कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है। और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है V अपान I। क्या होता है? V अपान I। तो ये क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? I अपान V। ठीक है, तो G क्या हो जाएगा? I अपान V। I का वैल्यू कितना है? 500। कितना है? 500। और V का वैल्यू कितना है? 120। कितना है? 120। 0 से 0 काट दीजिए, 12 से 50 को काटना है, तो 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, दशमलव में 2 बचा है। ठीक है, दशमलव बनाएंगे तो 20 बनेगा, 12 एकन्नम 12, फिर 8 बचेगा, 12 तियाँ 36। कितना हो जाएगा? जी हो जाएगा 4.13 महो। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4.13 महो, या फिर सीमेंस। क्या हो जाएगा? या फिर सीमेंस एस। ठीक है, तो कितना आएगा? कौन सा है? नियरर है ये वाला। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए 1 किलोमीटर स्ट्रिप ऑफ कॉपर ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 2.5 सेंटीमीटर बाई 0.05 सेंटीमीटर। एज्यूम रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। कह रहा है कि हमारे पास एक 1 किलोमीटर स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप है, उसकी लंबाई कितनी है? 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर, यानी कि 1000 मीटर। ठीक है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है? इसका हमें रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन दिया है, क्रॉस सेक्शन दिया गया है, इसका क्रॉस सेक्शन दिया गया है 2.5 cm इंटू 0.05 cm सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 पंचे 125, 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 0.125 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर को हटाएंगे जब हम मीटर बनाएंगे तो इसको क्या कर देंगे? सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर बनाएंगे तो हम 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो एरिया हमारा आ गया 0.125 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं अब क्या कह रहा है कि अज्यूम द रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। कह रहा है कि इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो यही है। ठीक है, इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो रो है। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि इसका रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए, इसका रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। उसके बाद चलिए आगे कर देते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा रो L बाई ए, रो L बाई ए। रो L बाई ए, आप इसको रख के इसका मान निकालिए।
उसी में आप इसका मान रखिए और इसका मान निकालिए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जो मान आएगा रो दिया ही गया है। एल का वैल्यू कितना था 1000 था। एरिया का मान कितना आया है 0.125 इंटू 10 की पावर -4। इतना ही है ना, अभी कैलकुलेट किए थे हम लोग। ठीक है, अब रो को तो रो ही रखेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ ले जाएंगे तो 1 2 3 जीरो चाहिए हम 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हमारा ख़त्म हो जाएगा, ये बन जाएगा 125। ठीक है, 125 बन जाएगा। तो 125 से 1000 को भाग देंगे तो ये आएगा 8। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 को 1000 से गुणा कर देंगे तो रो इंटू 8000 इंटू 10 की पावर -4 क्या आ जाएगा 8000 10 की पावर -4। सॉरी, ये 4 ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, नीचे माइनस में है ना, ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा रो 8000 इंटू 10 की पावर 4, या फिर इसको ऐसे बना दीजिए रो इंटू 2 जीरो और जोड़ दीजिए तो ये 10 की पावर 6 बन जाएगा। 10 की पावर 6 बन जाएगा। और जो 10 की पावर 6 होता है ये क्या होता है, ये होता है मेगा। 10 की पावर 6 क्या होता है मेगा। तो ये हो जाएगा 80 रो मेगा ओम। कितना हो जाएगा 80 इंटू रो मेगा ओम, 80 रो मेगा ओम। क्योंकि हमें रजिस्टिविटी का मान दिया नहीं गया है तो हम उसका मान नहीं रखेंगे, उसी के टर्म में हम इसका आंसर निकाल देंगे। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है। यहाँ पे रो का मतलब है रो। ठीक है, यहाँ पे आप रो को बना दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर सही है, इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा जो डी ऑप्शन है वही सही हो जाएगा, 80 रो मेगा ओम। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन बिकॉज। कह रहा है कि किसी बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन से ही क्यों बना होता है, इसके पीछे कारण क्या होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इट इज़ चीपर, यह सस्ता है इसलिए लगा होता है। इट इज़ ब्राइटर, यह चमकीला होता है, ज़्यादा प्रकाश देता है इसलिए लगा होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, इसलिए लगा होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। या इट्स रजिस्टेंस इज लो, इसका रजिस्टेंस लो है इसलिए लगा होता है। तो जो हमारा रजिस्टेंस होता है, फिलामेंट होता है बल्ब का, वो टंगस्टन का इसलिए लगाया जाता है क्योंकि टंगस्टन जो धातु है, टंगस्टन जो धातु है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। किसी भी मेटल का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है वो टंगस्टन का ही होता है। टंगस्टन को पिघलाने के लिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है और लगभग होता है वो 3244 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन को पिघलाने के लिए इतने टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हम इसको बल्ब के फिलामेंट में लगाते हैं ताकि हमारा जो वोल्टेज है, जो करंट है, ज़्यादा भी हो जाए तब भी वो जल्दी से पिघले नहीं। और बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है। कौन सी, आर्गन, AR। क्यों भरी होती है, क्योंकि आर्गन जो है एक अक्रिय गैस है। ठीक है, वो फिलामेंट के साथ क्रिया नहीं करेगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है इसलिए इसको हम बल्ब में यूज करते हैं, बल्ब के फिलामेंट में हम यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है what is the power consumed by the resistor of 20 ohm connected across 100 volt source। कह रहा है कि पावर क्या होगी जबकि एक रेजिस्टेंस लगा है 20 ओम का और उसके किसके अक्रॉस 100 वोल्ट के सोर्स के अक्रॉस वो लगा है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस है हमारा कितने का, रेजिस्टेंस है हमारा 20 ओम का
और ये एक 100 वोल्ट सोर्स के अक्रॉस लगा है, 100 वोल्ट, ठीक है। तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, P कितना कंज्यूम करेगा, ठीक है, P कितना कंज्यूम करेगा। तो वोल्टेज और टर्म के फॉर्म में जो हमारा फार्मूला होता है, जो हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होता है, थ्योरम होती है, उसके अकॉर्डिंग होता है P = V²/R। क्या हो जाता है, V²/R। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका फार्मूला आप ड्राइव कर सकते हैं। P = क्या होता है, VI, और I का वैल्यू आप क्या रख देंगे यहाँ पे, V/R। तो क्या आ जाएगा, V²/R, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, V का मान कितना दिया गया है, V का मान दिया गया है 100 का स्क्वायर बटे R का मान है 20। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2, 2 से 5, तेगा हो गया 100 पंचे 500, 100 पंचे 500 वाट। तो हमारा जो पावर कंज्यूम्ड हो गया रजिस्टर के द्वारा वो हो गया कितना, 500 वाट। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी, ठीक है, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अंतिम प्रश्न है, रजिस्टिविटी ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन। किसी वायर की जो रजिस्टिविटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल के नेचर पर, या उसके एरिया पर, या उसके लेंथ पर, या फिर ऑल ऑफ दीज। रजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टिविटी वही होती है ना जो ρ=RA/L। तो जो रजिस्टिविटी होती है वो उसकी लंबाई, उसकी एरिया, उसकी लंबाई या उसके रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। इसकी जो रजिस्टिविटी है वो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है। किस पर, मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है, मटेरियल के नेचर पर, ठीक है। क्योंकि किसी एक मटेरियल से बना हुआ जो हमारा रेजिस्टेंस होगा या फिर कंडक्टर होगा वो किसी एक ही मटेरियल से बना होगा, तो उसको हम चाहे जितना खींचेंगे, चाहे जितना छोटा कर देंगे, चाहे उसकी लंबाई जितनी बढ़ा देंगे, एरिया जितना बढ़ा देंगे, उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी एक टाइप की मटेरियल के लिए जो रेजिस्टेंस होगा या फिर जो रजिस्टिविटी होगी, किसी एक टाइप के मटेरियल के लिए जो रजिस्टिविटी होगी वो सेम होगी, वो बदलेगी नहीं, चाहे जहां आप यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अलग अलग डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स यूज कर रहे हैं तो उनकी रजिस्टिविटी अलग होगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा मटेरियल्स नेचर, ठीक है, मटेरियल्स नेचर। तो जो रजिस्टिविटी होती है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक है, और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। चलिए, तो आज के लिए हम यहीं तक देखते हैं। हमारी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन वो शुरू हो गई हैं 10 नवंबर से। आप हमारे ऐप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी नाम से आप प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा। आप वहां से जाके आप SSC JEE या UPPCL JEE और UPSSC JEE के जो कोर्सेस हैं उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।